वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है, आपको पता होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में, इस पूरी वीडियो में आपको ये वन शॉट में करवा दूँगी। पूरा चैप्टर इस वीडियो में हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे इसके आपके, प्लस मैं आपको इसकी NCERT की रीडिंग भी करवा दूँगी। अच्छे से एक एक लाइन हम अच्छे से पढ़ लेंगे। सेल तो इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे। हमें पता है सेल, ह्यूमन की बॉडी सेल से ही बनी है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल को हम, आपने चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि है ना, बताऊँ, किसी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा ना, किसी चीज़ को हम लिविंग कब बोलेंगे? कोई भी चीज़ डिफाइनिंग कैरेक्टर से देखेंगे क्या है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। आपके पास तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स था, लेकिन रिप्रोडक्शन आप देखते हो कि कुछ नहीं भी करते हैं, जैसे कि म्यूल, कुछ बीज होती है वो नहीं करती है ना, स्टेराइल कपल्स नहीं करते। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ लिविंग है? फिर एक डिफाइनिंग कैरेक्टर की वो सेल का बना होता है। ऑर्गेनिज्म और अ थिंग विदाउट अ सेल इस कैन नॉट बी अ लिविंग। मतलब एक, अगर आप किसी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं कि हाँ ये लिविंग है, तो वो सेल की बनी हुई होनी चाहिए। सेल ही होता है केपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आप सेल से जो भी कोई छोटा होगा ना, मतलब ये चीज़ सेल की बनी हुई है, तो हम इसको लिविंग बोल सकते हैं। कुछ भी लेस देन अ लीव, लेस देन अ सेल कैन नॉट लिविंग। ठीक है, मतलब सेल से छोटा लिविंग नहीं बोल सकते। आपने पढ़ा होगा वायरस, है ना, वायरस हो गई, प्रियॉन्स हो गए, वीरुस हो गए, वो उनको आप वायरस क्या बोलते हो? वायरस को ना ही तो आप लिविंग बोलते हो, ना ही नॉन लिविंग बोलते हो। इसको बोलते हो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको बोलते हैं वायरस को लिंक बिटवीन। मतलब वायरस को भी आप नहीं बोल सकते कि। तो इस चैप्टर में हम सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनल्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 11th है। ठीक है, ओके। अब सेल है, जैसे सेल को पहले डिस्कवर की, हमें पता है सेल एक लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि एक बॉडी सेल की बनी होनी चाहिए। सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो होनी चाहिए। हमारी बॉडी सेल से बनी, हमारी बॉडी बिलियंस ट्रिलियंस सेल से बनी हुई होती है, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी केपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। मतलब एक सेल को भी हम लिविंग बोल सकते हैं ना, तो वो सेल सारे काम करेगी, वो आपके पास न्यूट्रिशन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, वो सब कुछ कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तभी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब वो यूनिसेलुलर एक है ना, वो लिविंग बीइंग है, तो केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से। और सेल क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बनते हैं, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, प्लस वो आपके पास परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ किसी जिंदा रहने के लिए, जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, वो सब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक सिंगल सेल भी, तभी तो आप उसको लिविंग बोलोगे ना, तभी तो आप उसको लिविंग बोलेंगे। सारे फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए जो कि एक लिविंग चीज़ करता है। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? देखो, एक मिनट, है ना, सेल की डिस्कवरी की थी, किसने की थी? सबसे पहले जो देखा था ना, सबसे पहले वो किया था आपके पास एंटवॉन लियोन हुक ने किया था। किसने किया था? इन्होंने क्या किया था? पहले वो किया था बस एक सेल को, है ना, और डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन लेटर जो रॉबर्ट ब्राउन थे, लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था?
न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पहले सेल की डिस्कवरी में देखेंगे। सबसे पहले सेल देखा किसने था? एंटवॉन लिवोनस्की ने, और आपके पास लिवोनस्की ने, और बाद में न्यूक्लियस का पहले सेल का डिस्कवर होगा, तब न्यूक्लियस का डिस्कवर होगा, बाद में वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, और फिर हम सेल थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। 1 मिनट को पहले मैं आपको उसे नोट से पढ़ा देती हूँ ताकि बहुत ईजी हो जाए और जल्दी से पूरा जो होता है समराइज़ हो जाए। ठीक है, आप वैसे भी आप यहाँ रिवाइज़ करने आए हो। 1 मिनट, लेट मी टेक। देखो ये चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर में सेल की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे क्या किस सेल्स को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, किसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल से कम आप किसी को लिविंग नहीं मान सकते, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके ही बनते हैं। फर्दर पहले जो जाइगोट होता है, एक सेल होती है, फिर वो डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनती है, तो हम एक सेल से ही बने हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि वो सेल से एक यूनिसेलुलर सेल से भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेस देन अ सेल इज कैन नॉट बी लिविंग। हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेल की थ्योरी देखेंगे कि सेल आगे देख लेंगे। चलो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक ना, प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब आपने देखा होगा, प्रो वर्ड होता है पहले के लिए। प्रो मतलब प्री, मतलब पुराना। पी से आगे पुराना। कैरियो वर्ड यूज़ होता है हमेशा सेल के लिए या फिर न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है पुरानी सेल्स। मतलब ये जो सेल्स हो गए ना, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल यू मतलब होता है ट्रू। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग नहीं होती। जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना प्रोकैरियोटिक में, ऑर्गेनल्स आपके पास लेयर्ड नहीं होते, मतलब ऑर्गेनल्स की कवरिंग नहीं होती। ऑर्गेनल्स ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में आपके पास सारे ऑर्गेनल्स की कवरिंग होती है। न्यूक्लियस में कवरिंग होती है, मतलब जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैक्ड होता है ना न्यूक्लियस में। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिकल मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक में, वो आपके पास नेक्ड होता है, वो आपके पास कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता। ठीक है, ये होगी प्रोकैरियोटिक बात। यूकैरियोटिक बात आपने पढ़ा होगा जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स, और प्रोटिस्टा होते हैं प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर्स। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ आपके पास बैक्टीरिया होता है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल जो होती है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सारे ऑर्गेनल्स डिफरेंट होते हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो सेम होती है। प्लस आपके पास जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब विदाउट कवरिंग का, ऐसे कोई कवरिंग नहीं होती, तो आपके पास राइबोसोम दोनों में सेम होता है। ठीक है, और तो बाकी सब प्रोकैरियोटिक में कवरिंग नहीं होती है, यूकैरियोटिक में कवरिंग होती है। मैं आपको थोड़ा धीरे आराम से बता रही हूँ क्योंकि पहले वाली वीडियोज़ में बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि अब मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। मतलब बच्चे तो क्या ही, मेरी दोस्त बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, वो देखती मेरी वीडियोज़। हाँ देखो, वैसे वो भी नहीं दिखती, कमेंट कर देती है बस। हाँ, व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। अगर सेल से ही पूरा, आपको मैंने 1000 बार बताया, जिस सेल से ही ऑर्गेनिज्म बना है, और एक सेल जो होगी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगी, और एक यूनिसेलुलर सेल भी, और वो क्या करती है? परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, तभी तो वो जिंदा रहती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज होते हैं 1 सेल के या फिर मोर सेल्स के। हम मोर सेल्स के हैं, यीस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन वो लिविंग है ना। देयर इज़ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल। ये देखो, देयर इज़ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि बिना सेल के बना हो। ठीक है, सो वायरॉइड्स, प्रियॉन्स लैकिंग सेल आर नॉट लिविंग। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा वायरस, वीरियोइड्स, प्रियॉन्स के बारे में बायोलॉजिकल क्लास में पढ़ा। इनको किसी भी किंगडम में डाला ही नहीं गया क्योंकि इनको लिविंग मानते ही नहीं है। वायरस जो होता है वो बाहर तो लिविंग होता है, बाहर तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनिज्म जाके लिविंग हो जाता है, बट ऐसे तो नहीं बोल सकते। वीरियोइड जो होता है, प्रियॉन्स जो होता है,
वायरस में आप है ना बताऊँ, प्रोटीन की कवरिंग हटा दो तो आपके पास जेनेटिक मटेरियल वो वीरियोट्स होता है, तो प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, वो आधा ही सेल है। प्रियॉन्स जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन कोट होता है वायरस का, लेकिन ये भी अंदर जाके लिविंग होते हैं ना, ये वायरस कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं ना, सुना होगा आपने, बायोलॉजिकल क्लासेस में पढ़ा होगा। तो आपके पास ये जो चीज़ होती है ये लैकिंग सेल, ये पूरी सेल नहीं है, तो ये आपके पास ये भी क्या है, नॉट लिविंग। What are unicellular organisms capable of independent existence, performing the essential function of life? ये मैंने बता दिया। और anything less than a complete cell does not ensure independent living। कोई भी चीज़ जो कि एक सेल से नहीं बनी, वो एक सेल से कम है तो वो लिविंग नहीं होगी, उसको हम लिविंग नहीं मानेंगे, इंडिपेंडेंट लिविंग वो नहीं है। और जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, क्योंकि वो लिविंग सेल्स है, वो सारे परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो कि इसेंशियल है लाइफ के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट देखो, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व फर्स्ट सेल कॉक सेल डेड, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन शायद कहीं तो लिखा हुआ है, पढ़ो इसको है ना अच्छे से। जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट सेल को, कॉक सेल, डेड सेल जो होती है ना कॉक सेल, वहाँ पे इन्होंने ना बताऊँ सर्च किया था, देखा था, ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो क्या थी, डेड थी। एंड वो लिवोन हुक ने लिविंग सेल ऑब्जर्व फर्स्ट लाइव सेल माइक्रोब्स में देखा था। यहाँ पे इसने रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, फर्स्ट सेल, लेकिन वो था डेड था, देखो डेड था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिविंग सेल देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831, याद रखना 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। ये रहा 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1831 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब देखो सेल की थ्योरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल की थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान, जिसको बाद में मॉडिफाइड किसने की थी, रॉबर्ट ने की थी, वॉल्डॉफ ऐसे कुछ नाम था। इन्होंने क्या किया था, देखो गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान, पहले शिल्डन थे, पहले याद रखना शिल्डन आता है, शिल्डन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्डन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट मतलब किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट की, ठीक है। 1838 ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म अ प्लांट टिश्यू, मतलब इन्होंने प्लांट की स्टडी की थी और ये दिखाया था कि जो प्लांट्स हैं ना डिफरेंट सेल से बनते हैं, जो कि फिर टिश्यू बनाते हैं डिफरेंट सेल से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है ना, कॉलरकाइमा। तो यहाँ पे शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स प्लांट टिश्यू, ये इन्होंने चीज़ दी थी। फिर आगे बाद श्वान आ जाते हैं, इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने देखा, इन्होंने 1839 याद रखना, वो किस में थे, 1838 में थे। एक साल बाद 1839 में जो श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट मतलब किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। डिस्कवर दैट द एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एनिमल्स फॉर्म्ड। शिल्डन ने क्या दिया था, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्लांट जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो कि टिश्यू बनाते हैं। डिस्कवर दैट एनिमल्स आर, और इन्होंने शिल्डन ने ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया था, ऐसे आता है ना शिल्डन, पहले शिल्डन थे तो SLGB, ये थे शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट, और SH श्वान जो कि थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। डिस्कवर दैट द एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि एनिमल सेल्स कंपोज, ये जूलॉजिस्ट है तो ये एनिमल्स की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। रिपोर्टेड दैन थिन, यहाँ इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जो कि बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो हुई थी, बट इन्होंने बता दिया था कि ये थिन आउटर लेयर ऑन एनिमल सेल, थिन आउटर लेयर ऑन एनिमल सेल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। इन्होंने बस बता दिया था कि एक थिन आउटर लेयर है एनिमल सेल के लिए, जो अभी आज तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं था, ठीक है। Studies plants and also found that the cell pore is a unique to plants and animal cell does not have it. Animal cells does not have it. आपने ये अच्छे से पता होगा कि एनिमल सेल के पास, एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल,
कुछ डिफरेंटेड होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल जो होती है जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में बहुत कम होता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, पर प्लांट सेल में नहीं होता। वैसे ही प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल दिखती है, लेकिन एनिमल लैक सेल वॉल। तो ये शिल्डन ने ये बता दिया था, सॉरी श्वान ने बता दिया था, श्वान ने बता दिया था कि प्लांट सेल में एक अनदर यूनिक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सेल के अराउंड, जो कि होती है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो कि एनिमल्स के पास नहीं होती, देखो एनिमल्स के पास नहीं होती। फाइनली प्रपोज दैट द बॉडी, तो इन दोनों ने मेरे क्या प्रपोज किया कि भाई बॉडी प्लांट के एनिमल की एक सेल से कंपोज होकर बनती है, ठीक है। फाइनली प्रपोज दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये जो दो लाइन दी थी सेल थ्योरी की, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली ये जो कि चिल्ड्रेन और श्वान ने दोनों ने मिलकर दी थी कि फाइनली प्रूव द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। फिर आगे पास लेकिन ये दोनों उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नई सेल्स कैसे बनती है। भाई सेल डिवाइड करती है, भाई इन्होंने ये 1838 1839 में ये नहीं बता पाया कि भाई नई सेल कैसे बनेगी। फिर आए रॉबर्ट विर्चो, इन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है 1855 में, मतलब 1838 फिर 1839 फिर 1855। ये तो था शिल्डेन, ये था श्वान, है ना, और ये थे रॉबर्ट वर्चोव। इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। इन दोनों ने बताया था कि ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और इसने बताया था ओमनी सेलुला ये सेलुला, मतलब सेल न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल किससे बनी है आपके पास? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये किसने किया था? रूडोल्फ वर्चो ने बताया था। तो इन्होंने मॉडिफाई की थी सेल की थ्योरी, जो शिल्डेन और श्वान नहीं बता पाए थे। तो सो सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे ऑल। ये दोनों तो किसने दी थी आपके पास? ये वाली लाइन तो किसने दी थी? शिल्डेन एंड श्वान। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने दी थी? ओमनी सेलुला ये सेलुला रॉबर्ट वर्चो ने दी थी, ठीक है। ये आपके पास एनसीईआरटी की लाइन है, चलो पढ़ लेते हैं। अच्छा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं निकाल के तो रखी थी शायद, 1 मिनट। ये देखो चैप्टर, वैन यू लुक अराउंड, आराम से एक एक लाइन अच्छे से देखना। वैन यू लुक अराउंड, थोड़ा बड़ा हो गया। वैन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। भाई आप आसपास देखो तो आपको लिविंग थिंग्स भी मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलेगी। आप जो ऑर्गेनिज्म दे रहे हो वो लिविंग है, आप टेबल पंखा पानी जो भी देख रहे हो वो नॉन लिविंग है। यू मस्ट have wondered and asked yourself what is it and makes an organism living, or what is that inanimate things does not have which are living thing has। मतलब आप तो वंडर होते हो, आप अपने आप से पूछते होंगे, मतलब ये इसका कि आप आसपास देखें तो आपको लिविंग भी दिख रहा है, नॉन लिविंग भी दिख रहा है। तो आप ये सोचते होंगे कि भाई क्या इस चीज़ को लिविंग बना रही है और क्या उनको जो नॉन लिविंग उनको नॉन लिविंग बना रही है, ऐसी कोई चीज़ होगी। द आंसर इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से उनके बनते हैं, उनमें सेल प्रेजेंट होती है, वो सेल के कंपोज होते हैं, सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, सेल से उनके टिश्यू बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर प्लांट या फिर एनिमल्स बनता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो उसमें आपके पास सेल प्रेजेंट नहीं होता। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो एक्सेप्शन कि कोई सेल का नहीं बना हो, सेल के लिए कोई भी नो एक्सेप्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
Some are composed of single cells are called unicellular organisms while others like us composed of many cell एल मल्टी। आपने ये बचपन से आराम से बहुत बार पढ़ा होगा कि सेल या तो आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं या आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब आपके पास सिंगल सेल, मल्टी मतलब मैनी सेल, ठीक है। मैनी सेल मतलब अपन जैसे अपन एक सिंगल सेल के नहीं बने, अपन बहुत सारे सेल के प्रोडक्ट से कंपोज्ड है। और आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट फॉर एग्जांपल, जो कि आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और केपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। हियर द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होती है? व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको हज़ारों बता दिया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर और सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे ये वायरस, वीरियोइड्स, प्रियॉन्स, आपके पास इनको हम लिविंग नहीं मानते क्योंकि ये लेस देन अ सेल है। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट लिविंग। आप उसको लिविंग नहीं बोल सकते जब तक एक जो पूरी सेल नहीं है। एक सेल, अब मैं ऐसे भी नहीं बोल रही कि सेल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को सिर्फ लिविंग बोलेंगे। एक सिंगल सेल है ना, वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते तो वो भी लिविंग है, बट लेस देन अ सेल इज़ नॉट। हैंस सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल मतलब होता है सब में प्रेजेंट होती है, तो सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज ऑफ सेल्स। एंटोन लिवोन हुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, बता दिया। The invention of the microscope and its improved leading to electron microscope revealed all the structure detail of the cell। हमें पता है कि एंटोन लिवोन ने फर्स्ट लाइफ सेल डिस्क्राइब की थी, है ना, फर्स्ट लाइफ सेल डिस्क्राइब की थी। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, है ना। और आपके पास फिर बाद में माइक्रोस्कोप आया, मतलब टेक्नोलॉजीज बढ़ी, तो आपके पास इम्प्रूव लीडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल। फिर आपके पास बाद में जाके पहले तो इन्होंने देखा, उसके बाद जाके सारे जो सेल्स के स्ट्रक्चर हैं उनको अच्छे से स्टडी किया गया, अच्छे से देखा गया, ठीक है। अब हम सेल थ्योरी देखते हैं। 3 साइंटिस्ट है ना, शेल्डिन, श्वान और रुडोल्फ वर्ट्ज, इन्होंने मॉडिफाई की थी। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है ना। और सेल वॉल के बारे में किसने बताया था? श्वान ने बताया था। हाँ, ये वाली पता था ना। इन 1838, हाँ वो भी देख लो, पहले 1838, फिर आपके पास 1839, फिर आपके पास 1855। शेल्डेन, श्वान और आपके पास कौन था? रुडोल्फ वर्ट्ज, इन्होंने मॉडिफाई की थी। ऑमनी सेलुला, ये सेलुला की सेल इज फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये थे आपके पास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये थे आपके पास जर्मन बॉटनिस्ट, है ना। इन्होंने प्लांट बताया था, प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर मिलता है, फिर वो आपके पास टिश्यू बनाते हैं। इन्होंने बताया था कि एनिमल्स कंपोज ऑफ सेल्स होते हैं, और प्लांट के बाद एक अनदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने बता दिया था, लेटर जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने बताया था कि प्लांट उससे की सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल की, जो कि एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती। और रुडोल्फ ने ऑमनी सेलुलर सेल को मॉडिफाई किया था, ठीक है। इन तीनों से मिलके आपके पास सेल थ्योरी बनती है, जिसकी आपके पास 2 लाइन से, पहली लाइन क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल सेल एनिमल और ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेकंड है आपका ऑमनी सेलुलर दैट न्यू सेल्स इज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। देखो, इन 1938 में जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिनेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व, ये बॉटनिस्ट थे तो ऑफकोर्स ये प्लांट को ही एग्जामिन करेंगे, एंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू एंड प्लांट्स। क्या बताया इन्होंने कि जो प्लांट की सेल्स होती है वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बनती है। प्लांट है जो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है, और फिर आपके पास टिश्यू बनाता है, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अब बना तो किससे? प्लांट भी किससे बन रहा है? सेल से बन रहा है। एनिमल भी किससे बन रहा है? सेल से बन रहा है। प्लांट में बस आपके पास एक है कि सेल वॉल अलग है, जो कि शील्डन ने दी थी, श्वान ने दी थी, सॉरी, है ना। एक मिनट,
same time, Schwann in 1839, the British zoologist studies different types of animal cell and reported that cells are thin outer layer which today known as plasma membrane. पता है 1939 में उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो ये एनिमल की स्टडी करेंगे। ऑल्सो कंक्लूड द बेसिक स्टडीज प्लांट टिश्यू द पर्सन ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, कि सेल वॉल के बारे में बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज एंड एनिमल्स। ठीक है, इन दोनों की थ्योरी को मिला के एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट। एनिमल्स और जो सेल्स होती है वो प्रोडक्ट्स होती है सेल की, और वो सेल्स बनाती है। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट होती है सेल की। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स। शिल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, लेकिन दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स कैसे बनती है। फिर आपके पास आता है रूडोल्फ वर्चो, जिन्होंने 1855 में एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड न्यू सेल्स आर फॉर्म। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, आपके पास न्यू सेल्स बनती है, इसको बोलते हैं ओमनीसेलुलर सेलुला। ओमनीसेलुलर सेल का मतलब होता है कि दैट न्यू सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी एंड फाइनल शेप। इन्होंने मॉडिफाई किया, फाइनल शेप दी किसको, सेल थ्योरी को। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। दिस इज लाइक ओमनीसेलुलर सेलुला, है ना। ये जो है ना ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ये इसी का ही मतलब है, इसी का ही। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम सेल का ओवरव्यू देंगे, पहले हम नोट्स से पढ़ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली हमने। ये कुछ क्वेश्चन तो लास्ट में कर लेंगे, टाइम मिला तो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या में डिफरेंस क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में। मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स मोनेरा में बिलोंग करती थी, आपको याद होगा। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजिया वाला ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा ग्रुप में ही आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप में आते हैं, माइकोप्लाज्म भी मोनेरा ग्रुप में ही आते हैं। पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्म होते हैं, लैग सेल वॉल, माइकोप्लाज्म सेल वॉल लैग करते हैं, और आपके पास जो माइकोप्लाज्म होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल होती है। बैक्टीरिया की टिपिकल साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर होती है सेल की साइज़। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल होती है, नो सेल वॉल, यहाँ पे इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो टिपिकल साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होती है, सबसे छोटी होती है। और जो सबसे इसमें, हाँ इसी में दिया हुआ है शायद, लार्जेस्ट सेल होती है, आप याद रखना न्यूरॉन की जो सेल होती है नर्व सेल्स आपकी लार्जेस्ट सेल, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल होती है, और लार्जेस्ट होती है आपकी सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ओके। और जो आपके पास आरबीसी होती है ना, वो आपके पास होती है, एक मिनट, अरे यार ये आता है, वो होती है आपके पास 7 माइक्रोमीटर। अब देखो 4 बेसिस शेप ऑफ बैक्टीरिया है, आपने किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ा, बायोलॉजी क्लास में पढ़ा होगा। ये 4 बेसिस शेप ऑफ बैक्टीरिया, आपने मोनेरा पढ़ा है ना, वहाँ पढ़ा होगा। ये होते हैं कोकाइज, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, ये होती है कोमा शेप, है दिख रहा है ना, कोमा शेप। बेसिलस होती है आपके पास रोड शेप। कोकस होती है स्पाइरल शेप, ये होती है स्फेरिकल, है ना, ये होती है स्पाइरल शेप। ठीक है, देती हूँ, ये होती है स्फेरिकल। ठीक है, ओके। आपके पास सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेल वाला, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो ये किसका दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है आपके पास, ये है ना। ठीक है, देखो ये आपके पास हो गई सेल। देखो मैं लिखा हुआ है यार, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
ठीक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसकी जो सेल होती है ना, वो 3 आउटर कवरिंग से मिलके बनती है। एक होती है आपके पास ग्लाइकोलेक्स, एक होती है, ये तीनों सेल ग्लाइकोलेक्स होती है, और आपके पास एक होती है ये वाली कहाँ गई, सेल वॉल होती है। तो मैं देखो यहाँ पे मैं वो रेक्टेंगल बनाई हूँ, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये टुगेदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन मिलके बनी होती है, बट ये तीनों सिंगल यूनिट बनके प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेल वॉल आपके पास शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन आपके पास आना जाना, परमेबल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये प्लाज्मा वो करती है ना, कवर करती है ना। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ग्लाइकोलेक्स 2 टाइप की होती है, ये तीनों ही सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ ना, तीनों सेल में डेवलप होती है, तीनों प्रोटेक्शन का काम करती है। ग्लाइकोलेक्स या तो आपके पास स्लाइम हो सकती है, मतलब ढीली होती है तो उसको स्लाइम बोलते हैं, और अगर आपके पास टफ है तो उसको कैप्सूल बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में, जो कि आपके पास मूवमेंट करवाते हैं, हर में नहीं होते, किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला मूवमेंट करवाती है, फ्लैजिला सरफेस, ये जो सीलिया, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई और जो पिलाई है ना, ये पास सरफेस स्ट्रक्चर है, मतलब ये सरफेस से निकलते हैं। ठीक है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिम्ब्रियाई, पिलाई है। ठीक है, और यहाँ सुनो, ये अच्छे से ना, फ्लैजिला ही मूवमेंट में हेल्प करवाता है, आपके पास फिम्ब्रियाई और पिलाई नहीं करवाते। इन दोनों के अलग फंक्शंस होते हैं, जो मैं आपको एनसीईआरटी में से भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक अलग सी इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, इस लाइक दिस, जो कि आपके पास मीजोसोम कहलाती है, जो कि आपके पास फॉर्मेशन होते हैं इसके, फॉर्मेशन के फंक्शंस होते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लार्ज सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, प्लाज्मिड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है प्लाज्मिड, इसको बोलते हो आप। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, फिर आपके पास एमआरएनए, आरएनए प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ साइनोबैक्टीरिया में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज होती है, एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल में साइटोप्लाज्म ऐसे प्रेजेंट होती है, जिसके आपके पास एनसीईआरटी में से पढ़ा दूँगी। चलो, और ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए, ये देखो यहाँ पे हो रहा है। फिर आपके पास, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम, ये आपके पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे कोई इन्वलप नहीं है ना, कोई इन्वलप नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेल का स्ट्रक्चर, कौन सी, प्रोकैरियोटिक। ये देखो सेल इन्वलप क्या बताया मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोलेक्स। ये प्रोटेक्टिव यूनिट तीनों की क्या करती है आपके पास, प्रोटेक्टिव, तीनों, है ना, तीनों 2 टाइप की होती है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, थिक एंड टफ, और स्मूथ, है ना, शीट, लूज शीट, नॉट स्मूथ, हियर इज रिटन, मतलब टाइट नहीं होती ना, लूज शीट, ये ब्रैकेट है। ठीक है, लूज शीट होती है, और ये पास थिक होती है, टाइट होती है, टफ होती है। ओके, एनसीईआरटी में से पढ़ा देते हैं। रुको, अरे देखो, एनसीईआरटी खोलते हैं। चलो, ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल का ओवरव्यू लेते हैं। क्या इतनी तो अंग्रेजी आप समझ जाते होंगे, इंग्लिश समझ लेते होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यू अर्लियर ऑब्जर्व, एक मिनट में, देखो, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन अ ओनियन पील एंड अ ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप देखो, पहले लोगे एक ओनियन पील का सेल लोगे। ओनियन पील क्या होता है, ओनियन पील प्लांट है ना, एक प्लांट का सेल लोगे, और ह्यूमन चिक का सेल होगे। सेल तो सेल होता है, बट एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अब उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, द ओनियन सेल विच ए टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल इन इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन सेल्फ मेम्ब्रेन। सेल, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, जो कि एक तो होती है प्लांट सेल,
एक होती है एनिमल सेल। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सेल वॉल, यहाँ पे एब्सेंट सेल वॉल, ठीक है। ये दिया हुआ एक, ओके वेट अ मिनट, फिर क्या दिया हुआ है, द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैव द आउटर मेम्ब्रेन एज अ डेलिमिटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल वॉल के अलावा एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन होगी ह्यूमन चिक के अंदर। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, क्योंकि आपके पास प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो नेक्ड होता है, बट नहीं यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। हाँ, तो यहाँ पे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में नेक्ड होता है, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये बता दीजिए प्रोकैरियोटिक में आपके पास देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा आपके पास, एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ना, प्रेजेंट ठीक है। अब आगे अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म। एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और सेमी फ्लूइड क्या बोला कि वहाँ पे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, ज़्यादातर क्या होता है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म होता है जो कि बोथ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और आपके पास साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल। असली मेन एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होगा, ऑफकोर्स मेन एरिना, क्योंकि साइटोप्लाज्म मैक्सिमम है, मेन मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटो ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर रहा है तो लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है आप सेल का, तो मेन एरिया तो यही होगा, एक्टिविटी तो सारी यहीं पे होगी। सेल ऑर्गेनल तो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग टू किल सेल लिविंग स्टेज, सारी केमिकल रिएक्शन या वेरियस बहुत अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, पता है। CO2 ग्लूकोज टूटता है, और भी कुछ रिएक्शन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस होता है, तो वो सब कहाँ हो रहा है आपके पास, सेल में हो रहा है, एट द एंड सेल में ही हो रहा है। तो सेल में साइटोप्लाज्म वो सारी रिएक्शन परफॉर्म करती है, वेरियस रिएक्शंस, ठीक है। बिसाइड द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल्स हैव बोथ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपके पास ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं, मतलब ये सारे अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखूँ तो प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में अलग अलग होंगे, मैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखूँ तो अलग अलग होंगे, लेकिन एक राइबोसोम है जो कि सेम होता है, बिकॉज राइबोसोम आपके पास प्रोकैरियोटिक में, हाँ राइबोसोम में कुछ अलग होता है, बट और मेम्ब्रेन में बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता दोनों ही उसमें, ठीक है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ribosomes are non-membrane bound organelles and found in cells both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosome are found not only in cytoplasm but also within two organelles, chloroplast and mitochondria. ER जो होता है, सॉरी, जो राइबोसोम होता है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, मेन एरिया होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए। तो राइबोसोम आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, ऐसे ही नहीं, वो आपके पास किसी और दूसरे ऑर्गेनल्स जैसे कि साइटोप्लाज्म प्लांट्स के साथ और माइटोकॉन्ड्रिया ER के साथ। याद रखना प्लांट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में है ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए मेन चीज़ क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। वहीं आपके पास अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल मतलब प्लांट्स एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में आपके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। से सेंट्रोसोम होता है, मैंने आपको बताया सेंट्रियोल से मिलकर सेंट्रोसोम बनता है, तो वो आपके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ
एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में बहुत कम होता है, वैसे ही सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, देखो सेल डिफरेंट ग्रेडियंट इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्म, मतलब सेल डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आपको पता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देख लो कितने अलग है। तो सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो डिफरेंट टाइप की होती है, एक ही तरह की सेल नहीं होगी। तो सेल साइज़ में भी डिफरेंट करती है, शेप में भी करती है, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ में भी करती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्म जो कि लेग सेल वॉल है ना, स्मॉलेस्ट होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर्स लेंथ, वाइल बैक्टीरियल, ये देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कुछ, तो बताती हूँ आपको। बैक्टीरियल कुड 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट है ना, और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन बताई थी मैंने आपको। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स 7.0 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर बताए, नॉट इन रेडियस, इन डायमीटर, नॉट इन रेडियस, इन डायमीटर है ना। नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल्स और सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, दे में बी डिस्क लाइक पॉलीगॉन, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ठीक है ठीक है ठीक है। अलग अलग टाइप की अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो अलग अलग शेप, साइज और एक्टिविटीज़ की हो सकती है सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी डिफरेंसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, पर देख लो। द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म एंड पीपीएल प्लूरो लाइक। यहाँ पे ऐसे क्यों बोला, देखो इसकी डेफिनेशन पीपीएल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोप्लाज्म को ही बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्म को ही पीपीएल बोलते हैं, याद रखना। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पास बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। और जो मोनेरा होता है ना, वही यहाँ पे पास प्रोकैरियोटिक होता है, नॉट सारे जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, हाँ वो मोनेरा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो होते हैं वो आपके पास प्रोटिस्टा में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक बात करते हैं ना, यहाँ पे देखो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर के कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं, बट मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा यीस्ट 90 मिनट्स में मल्टीप्लाई करके कितना कॉलोनी बना देती है। ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, डिवाइड करती है। फिर आपकी वो 1 मिनट